हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लेकर आए आपके लिए एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इस सब्जेक्ट का नाम आपका है द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2021 के लिए आपको ये जेजे एक्ट यहाँ पे ऐड किया गया है। तो इस एक्ट के अंदर आपके किस तरीके से हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से सेक्शन आपको पढ़ने हैं, कितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन क्या, और इस एक्ट का हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो आज इस वीडियो के अंदर यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और लाइक करनी है वीडियो को, शेयर करते रहना है। वीडियो को शेयर करोगे तभी मेरे को ये एक एनकरेजमेंट मिलता है कि मैं सही डायरेक्शन में वीडियो बना रहा हूँ और आपको वो सारी बातें समझ आ रही हैं, ताकि मैं और भी जितने सब्जेक्ट हैं ना इस राजस्थान के इस बार वाले सिलेबस के अंदर, तो मैं सारे आपको थोड़े दिन के अंदर ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक्ट आपका किशोर न्यायालय अधिनियम की यहाँ पे बात कर रहा है कि मतलब किशोर को न्याय देना है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बात हो रही है इस एक्ट के अंदर। तो जनरली अगर हम देखें तो किशोर वर्ड मतलब आपके जुवेनाइल के मतलब, तो जुवेनाइल जस्टिस की बात करता है। तो जस्टिस सबको पता है कि किसी को न्याय प्रोवाइड करवाना, जुवेनाइल मतलब किशोर। अब जो जुवेनाइल है उसकी और चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड की, उनकी डेफिनेशन में हमें क्या फ़र्क नज़र आएगा वो भी इस एक्ट के अंदर देखेंगे। और जो मतलब देखो चाइल्ड है वो भी अंडर 18 ऑफ एज होगा, जुवेनाइल है वो भी अंडर 18 ऑफ एज होगा। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? क्या इस एक्ट के अंदर कोई वर्ड ऐसा है जिसने मतलब ऑफेंस कर दिया हो तो उसको हम लोग एक्यूज्ड या फिर ऑफेंडर यूज़ कर रखा हो? ऐसा भी कुछ इसके अंदर नहीं दे रखा है। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं सेक्शन 3 के अंदर यहाँ पे, तो उनको भी हमने क्या करना है, डिस्कस इस वीडियो के अंदर आज ही कर लेना है। ये देखिए, ये थर्ड आपका सेक्शन है, इसके अंदर यहाँ पे आपके दे रखे हैं जनरल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट। एक्ट के एडमिनिस्टर करने के पर्पज से हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उससे पहले ये जो आपका प्रोवाइड किया गया सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा देखनी है, बाकी सारे के सारे आपको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की हमारी वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इस एक्ट को हम लोग 4 कैटेगरी के अंदर इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 4 कैटेगरी जी कौन कौन सी होंगी? एक बात करता है CCL की। CCL मतलब आपका चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब एक बच्चा होगा जो कि लॉ के वोलेशन में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में आ रहा है, मतलब लॉ का कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट इसलिए होगा क्योंकि उसने लॉ के किसी प्रोविज़न का, जो कि लॉ इस एक्ट के अंदर दे रखा है ना, उसके प्रोविज़न का यहाँ पे उसने कोई वोलेशन कर रखा उस केस के अंदर। दूसरा जो यहाँ पे बात करेगा वो बात करता है आपका CNCP की। ये CNCP क्या है? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा जिसको ज़रूरत है प्रोटेक्शन और केयर की, उनकी बात करता है। उसके बाद जो अपना आएगा वो आपका आता है थर्ड वन, CLFA। CLFA कौन सा? चाइल्ड लीगली फ्री फॉर द एडॉप्शन। एडॉप्शन के पर्पज से किसी भी बच्चे को यहाँ पे लीगली तरीके से फ्री करने का यहाँ पे बात कर रहा है, दत्तक के लिए उपलब्ध जो भी बच्चा होगा उसके रिगार्डिंग बात करेगा। और लास्ट वन जो बात करता है वो आपका फोर्थ वन आपका है ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड। ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड, तो बच्चे के खिलाफ यहाँ पे ऑफेंस की बात कर रहे हैं। तो जो आपका बच्चा ऑफेंस करेगा ना, उसकी बात हो रही है CCL के अंदर, जो फर्स्ट वन आपका था कि जहाँ पे किसी भी बच्चे ने खुद ऑफेंस कर रखा हो वो। और ये जो बात कर रहा है ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विक्टिमाइजेशन की बात हो रही है कि किसी बच्चे को यहाँ पे विक्टिमाइज करा जा रहा हो, कोई बच्चा यहाँ पे विक्टिम हो, तो उसकी बात हो रही है। विक्टिम की डेफिनेशन CRPC के किसी सेक्शन के अंदर दी गई है, आप मेरे को वो कमेंट करके मेरे को आप बता सकते हो कि किस सेक्शन के अंदर CRPC में विक्टिम की डेफिनेशन दे रखी है और उसको किन किन को वहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ये जो 4 हैं इनके अंदर फर्स्ट वन को यहाँ पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, CCL को, जो आपकी कन्फ्लिक्ट विद लॉ की बात करता है कोई भी बच्चा। अब कन्फ्लिक्ट विद लॉ के रिगार्डिंग आपको जो सेक्शन नंबर है उसके अंदर कुछ दी हुई हैं चीज़ें कि कौन से सेक्शन के अंदर वो आपकी प्रोवाइड करी गई हैं, तो वो एक बार आप निकाल लीजिए। अब सेक्शन नंबर आपका 2 है, उसके क्लोज नंबर में आपको बताया गया है कि कोई ऐसा बच्चा जो कि कुछ ऑफेंस करेगा उसके रिगार्डिंग। सेक्शन 2 है, एक बार उसको आप निकाल लें। ये आपका 2 का क्लोज नंबर जो 13 दिया गया है उसके अंदर ये चीज़ आपकी प्रोवाइड करी गई है कि कोई ऐसा बच्चा जो यहाँ पे ऑफेंस कमिट करने वाला है।
चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ मतलब कोई भी ऐसा बच्चा जिसने कोई ना कोई ऑफेंस कमिट कर रखा हो। ए चाइल्ड हु इज एलिज्ड और फाउंड टू हैव कमिटेड, अब बात हो रही है जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं या फिर वो फाउंड हो रहा है कोई ऑफेंस करता हुआ, मतलब एक ए पर्सन है वो बी एक चाइल्ड के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि इसने कोई ऑफेंस कमिट कर रखा है, या फिर ए पर्सन बी को ऑफेंस करते हुए पकड़ लेता है कि हाँ बी यहाँ पे कोई ऑफेंस कर रहा था और बीइंग ए माइनर हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 की एज को यहाँ पे कंप्लीट नहीं करता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात आपको ध्यान रखनी है जिसके रिगार्डिंग बहुत बार पेपर में आती है, बात करता है एट द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, ऑफेंस की डेट जिस दिन आपने ऑफेंस कमिट करा उस बच्चे ने उस दिन उसकी एज बिलो 18 होनी चाहिए। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे CCL के अंदर डिस्कस किया गया। कई बार हो जाता है ना जैसे कि मतलब किसी बच्चे ने जिस दिन ऑफेंस करा उस दिन 18 का है लेकिन वो 6 या 7 साल के बाद पकड़ में आ रहा है, मतलब 3 से 4 हो गए या फिर 3 साल 2 साल के बाद वो पकड़ने में आया जब उसको एप्रीहेंड किया गया। इस एक्ट के अंदर ना कहीं पे भी आपका वर्ड अरेस्ट यूज़ नहीं किया गया, एप्रीहेंड की बात करता है कि उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेज देंगे या फिर मैक्सिमम कितनी सजा देंगे उसके रिगार्डिंग बात करी गई है। तो उसको जब एप्रीहेंड किया गया उस दिन की डेट नहीं देखने की उस दिन वो 25 साल या फिर 23 साल का होगा जी, देखना है जिस दिन उसने ऑफेंस करा था। जैसा इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ना कि एट द डेट ऑन द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, ऑफेंस की कमिट होने वाली डेट को जितनी उसकी एज होगी उसी को बात यहाँ पे कंसीडर करा जाएगा कि वो बच्चा यहाँ पे इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। तो चलिए वापस आ जाइए अपने जनरल इंट्रोडक्शन के पार्ट के ऊपर। अब बात यहाँ पे हो रही थी फर्स्ट वाले की, तो इसके अंदर जो आपका कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला चाइल्ड है उसके साथ जो डील करेगा ना कि कौन सा ऐसा चैप्टर होगा जो उसके साथ डील करता है, जो उन बच्चों को यहाँ पे कुछ ना कुछ तरीके की प्रोटेक्शन दिलवाएगा। एक चीज़ मतलब प्रोटेक्शन तो उनको दिलवानी है कि कोई भी ऑफेंस कमिट कर देगा, मान के चल रहे कोई बच्चा, तो उसके ऊपर कोई जो विक्टिम पर्सन है जिसके खिलाफ उस बच्चे ने ऑफेंस करा, हो सकता है कि वो किसी तरीके का अटैक कर दे उस बच्चे के ऊपर, तो हो सकता है कि उसको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग बात करता है। तो उसको डील करने वाला जो चैप्टर है वो आपका 4th नंबर चैप्टर है, जो कि क्या चीज़ें बताता है आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रिगार्डिंग बात करता है, JJB के रिगार्डिंग आपकी प्रोसीजर इन रिलेशन टू द चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। यहाँ पे जो आपका चैप्टर 3 है वो और चैप्टर 4 है, दोनों के अंदर ही चीज़ें बता रखी है कि एक के अंदर आपका प्रोसीजर की बात करेगा और एक आपके यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अपॉइंटमेंट एस्टेब्लिशमेंट एटसेट्रा की बात करेगा। यहाँ पे JJ बोर्ड बता रहा है और प्रोसीजर बताता है, दोनों चीज़ों की यहाँ पे बात करेगी चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर, जिसमें सेक्शन नंबर जो आपके हैं 4 to 9 के अंदर आपका चैप्टर नंबर 3 और जो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट करता है चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपके सेक्शन दे रखे हैं 10 to 26 के बीच में, ये देखिए यहाँ पे। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो आपका बात करता है कि यहाँ पे इनको आपने किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट करना है, किस तरीके से वो बच्चा प्रोटेक्ट किया जाएगा या फिर उसको किस तरीके से सुधारना एटसेट्रा का जो भी काम करना है वो यहाँ पे बात ध्यान रखी जाएगी। जो पर्पज़ होगा एस्टेब्लिशमेंट करने का, देखिए जो आपके सेक्शन नंबर 4 के अंदर बता रखा है कि उस JJ बोर्ड का आपने स्टैब्लिशमेंट करनी है, तो उसके रिगार्डिंग उसका पर्पस क्या रहेगा कि मतलब जो बच्चा है जिसने भी ऑफेंस कुछ कर दिया तो उसको अगर सीधा आप कोर्ट के अंदर लेके जाओगे तो सोसाइटी में उसको क्या है कि पूरी लाइफ उसको आप क्या समझोगे, एक ऑफेंडर की नज़र से सारी चीज़ उसकी कंसीडर करी जाएंगी। मतलब सोसाइटी में कहीं पर भी जाएगा, कभी भी किसी से लोगों से मिला तो उसको एज एन ऑफेंडर की नज़र से आप देखते रहते हो। उसकी जो सोशल इमेज है, उसका कैरेक्टर है, उस पर सवाल खड़े रहेंगे हमेशा। उसकी आइडेंटिटी है वो भी डिस्क्लोज ना करी जाए, इस तरीके का यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे इसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को इस्टेब्लिश करा जाता है। तो इसके पर्पज से क्या कर दिया कि एक बोर्ड अलग से बना दिया जहाँ पे क्रिमिनल जजेस, जो मैजिस्ट्रेट होता है ना, आपका मैजिस्ट्रेट की ही बात कर रहा हूँ, जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है आपका, उस तरीके से ही यहाँ पे एक CCL बोर्ड के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट की तरह वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है, उसी के सामने उसको प्रोड्यूस करा जाएगा जो कि मैजिस्ट्रेट की तरह ही वहाँ पे डील करता है। बट वो मैजिस्ट्रेट अकेले केस को डील नहीं करता, वहाँ पे क्या करता है कि एक मैजिस्ट्रेट होता है आपका और 2 अलग पर्सन होंगे जो कि सोशल वर्कर की बात करते हैं। आपके 2 पर्सन होंगे, एक सोशल वर्कर, एक दूसरा अलग से सोशल वर्कर, जिनको ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो मैजिस्ट्रेट है उसकी आप बात करते हो कि 3 साल का उसका एक्सपीरियंस हो, और जो आपके 2 सोशल वर्कर की बात करते हो उनका भी आपका कम से कम 3 साल का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो लाइफ में क्या कर रहे होते हैं कि बंदों ने, उन्होंने पहले भी जैसे मतलब कुछ जैसे गांव में सरपंच वगैरह नहीं होते तो वो क्या करवाते हैं कि जैसे मतलब पंचायती फैसले वगैरह कुछ करवा दिए, तो इस तरीके की सोशल वर्किंग का उनके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उन बंदों को वहाँ पे दोनों को रखा जाएगा।
अब ये होगा आपका फर्स्ट नंबर वाला। अब सेकंड बात करते हैं CNCP। तो CNCP जो दे रखा है वो सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 14 के अंदर वहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए निकाल लीजिए एक बार ब्रैकेट के अंदर और एक मोटी सी लैंग्वेज के अंदर इसको डायरेक्टली देख ही लेते हैं एक बार कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डील करी गई हैं। ये वाला आपका क्लोज है जी। क्या दे रहे हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर, केयर की जिसको ज़रूरत हो और कुछ प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। देखो सबसे पहले इन्हीं का पर्पज़ है, दो ही चीज़ों के हर बार ये पूरा एक्ट आपका घूमता है, तो पहले इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर कर लेना ही ज़्यादा बेटर है। तो इस सेक्शन के अंदर 14 में जो 2 का 14 है उसके अंदर बोल रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास घर नहीं है, विदाउट एनी होम, आपने उसको देख लिया कि ये बच्चा जिसके पास कोई घर नहीं है या फिर वहाँ पे कोई ऑस्टेंसिबल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस भी नहीं है, कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जिसके बेस पे वो पर्सन यहाँ पे कहीं पर रह पाए, तो उसको सेटल्ड प्लेस वहाँ पे उसको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया। या फिर ऐसा है जो कि हु इज़ फाउंड वर्किंग इन द कंट्रावेंशन ऑफ द लेबर लॉज फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और इज़ फाउंड बेगिंग और लिविंग ऑन द स्ट्रीट। स्ट्रीट के अंदर हो सकता है कि वो किसी भी तरीके से रहता हुआ मिले, मंदिर के बाहर मिले, या फिर कोई भीख मांगता हुआ मिलता है। बेगिंग की डेफिनेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सेक्शन नंबर 2 के क्लोज नंबर आपके 8 के अंदर इसको डिस्कस किया गया है। एक बार उसको भी देख लेते हैं कि बेगिंग का मतलब क्या होगा। अब जो बेगिंग है उसके अंदर बोलते हैं सोलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स। अब इसके अंदर क्या रहता है कि आर्म्स का मतलब भीख मांगना ही होता है। तो वो बंदा क्या करता है यहाँ पे, वो कि कुछ किसी को प्रार्थना करता है किसी के सामने कि मेरे को कुछ भीख आप दे दो, या फिर किसी से रिसीव करता हो किसी पब्लिक प्लेस पे, या फिर एंटर करता है किसी प्राइवेट प्राइवेसीज के अंदर फॉर द पर्पज़, ताकि वो रिसीव कर सके या फिर यहाँ पे कोई वो सोलिसिटिंग कर सके, या फिर वो एक्सपोज करता है, एग्जिबिट करता है दूसरे को इस तरीके से कि मेरे को कुछ चोट लगी हुई है आपकी, कुछ मेरे को जख्म हो रखा है, किसी को कुछ इंजरी हो रखी है, या फिर मेरे को कोई डिजीज़ बीमारी वगैरह है, खुद को या फिर उसमें घर में किसी और एनी अदर पर्सन या फिर एनिमल का बहाना लेके वो क्या करता है, बेगिंग करता हो। तो उस तरीके के पर्सन्स को यहाँ पे डील करा गया कि वो पर्सन आपका बेगिंग है। तो जहाँ पे भी वो बेगिंग करता हुआ मिला जाएगा, जब भी वहाँ पे पकड़ोगे तो उस पर्सन को वहाँ पे लेके जाओगे कि आप वो बच्चा आपका केयर और नीड की उसको ज़रूरत है कुछ तरीके की प्रोटेक्शन या फिर केयर के रिगार्डिंग। उसके बाद आपका थर्ड जो क्लोज सी के अंदर बी में दे रखा है, फर्स्ट वाले के अंदर ही, जैसे मतलब एक के अंदर आपने घर के बिना वाला देख लिया, उसके बाद आपका वर्किंग करता हो किसी लेबर लॉज के कॉन्ट्रावेंशन में कहीं पे भी उसको पकड़ा गया हो, उसके बाद वो रिजाइड करता है विद ए पर्सन वेदर गार्डियन ऑफ द चाइल्ड और नॉट एंड सच पर्सन। अब वो किसी ऐसे पर्सन के साथ रहता है जो कि हैज़ इंजर्ड, एक्सप्लॉइटेड, अब्यूज्ड, नेग्लेक्टेड द चाइल्ड, या तो वो उस बच्चे को इंजर कर दे, या फिर उसको कोई एक्सप्लॉइटेशन करता हो, या फिर अब्यूज़ करता हो उसकी, या फिर उसको नेग्लेक्ट करता हो, या फिर वोलेशन करता हो किसी भी लॉ का। उस बच्चे को प्रोटेक्शन करने के रिगार्डिंग जो भी लॉ के फाउंडेशन उस आदमी के ऊपर है, वो पर्सन वहाँ पे उसको क्या करता है, एक तरीके से वोलेट करता हो, तो उस केस के अंदर भी उसको नहीं रखने दिया जाएगा। उसको आप क्या करोगे, किसी शेल्टर हाउस या फिर उसके चिल्ड्रन सेफ्टी प्लेस वगैरह पे भेज दोगे। या फिर वो पर्सन आपका थ्रेटन टू किल की बात करता है, मतलब उसको धमकी देता है मारने की, इंजरी करने की, उसका एक्सप्लॉइटेशन करने की, या फिर उसके अब्यूज़ करता हो, या फिर रीजनेबल लाइकलीहुड हो कि उस बच्चे के ऊपर किसी तरीके का कोई ना कोई आँच आ सकती है, उसको नुकसान हो सकता है, तो उनकी रिगार्डिंग है। फिर सी क्लोज बोलता है कि या तो किसी बंदे ने किसी को मार रखा हो, या फिर अब्यूज़ कर रखा हो, नेग्लेक्ट करता हो, या फिर किसी भी अदर बच्चे को यहाँ पे क्या है कि वो एक्सप्लॉइट करता हो या फिर चिल्ड्रन को करता हो। देयर इज़ ए रीजनेबल लाइकलीहुड ऑफ द चाइल्ड इन क्वेश्चन बीइंग, या फिर इस तरीके का मतलब उसके ऊपर एलिगेशन लगे, उस आदमी के साथ रहता हो तो भी उस बच्चे को क्या होगी, ज़रूरत होगी कि उसको किसी सेफ जगह पे पहुंचाया जाए। लास्ट में आपकी जो फोर्थ क्लोज है वो उसके अंदर आ जाता है कि जब भी कोई पर्सन आपका मेंटली इल है या फिर मेंटली और फिजिकली चैलेंज है, उस पर्सन के ऊपर फिजिकली वो फिट नहीं है, सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल और इनक्योरेबल डिजीज, या फिर इस तरीके की उसको कोई डिजीज हो रखी है जो कि कभी ठीक ही नहीं हो सकती, हैविंग नो वन टू सपोर्ट और लुक आफ्टर, और हैविंग पेरेंट्स और गार्जियन अनफिट टू टेक केयर। अब इसके अंदर बोलता है कि उसके पास ऐसा कोई सपोर्ट करने के रिगार्डिंग कोई पर्सन नहीं है, या फिर ऐसा कोई बंदा नहीं है जो उसकी केयर टेकिंग कर सके, उसके बारे में देख रेख कर सके, लुक आफ्टर कर सके, या फिर यहाँ पे ना उसका कोई पेरेंट्स है ना कोई गार्जियन है। एक तो ये चीज़, या फिर गार्जियन और पेरेंट्स तो है लेकिन वो आपके अनफिट है उसको टेकिंग केयर के पर्पज से। इफ़ फाउंड सो बाय द बोर्ड और द कमेटी, अगर उसको इस तरीके से कोई बोर्ड या फिर कमेटी मिलती है। अब कमेटी की जहाँ पे भी बात आएगी ना, तो वो बात करता है आपका CWC की बात करता है कि कोई ऐसी आपकी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगी जो उन बच्चों का ध्यान रखेगी, और बोर्ड की बात करता है कि कोई भी जुवेनाइल बच्चा होगा जिसने ऑफेंस करा को उनके रिगार्डिंग है। जो कमेटी वर्ड आएगा ना जहाँ पे भी, उसको आप समझोगे कि कोई ऐसा बच्चा जिसको हमेशा ज़रूरत हो केयर और प्रोटेक्शन की, उनके रिगार्डिंग आपकी ये CWC बात करेगी, और जहाँ पे भी बच्चा जिसने ऑफेंस कर रखा हो उसके रिगार्डिंग आपका ये बोर्ड डील करेगा। ये हमेशा इस पूरे एक्ट के अंदर एप्लीकेबल होगी। उसके बाद फिफ्थ के अंदर बता रहा है कि ऐसा कोई भी बंदा है हु हैज़ ए पेरेंट और चाइल्ड एंड सच पेरेंट और गार्जियन इज फाउंड टू बी अनफिट फॉर द इनकैपेसिटेटेड। अब आपका बात कर रहा है कि वो बच्चा
जिसके पास रहता है, मतलब उसके जो भी पेरेंट्स और गार्जियन है वो आपके अनफिट हैं कि वो, या फिर वो इनकेपेसिटेट है, मतलब उनकी ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो टू केयर और प्रोटेक्ट द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की भलाई के पर्पज से वो काम कर सके। एक चीज़ वेलबींग होता है, आपका भलाई की बात करता है ये, या फिर उसकी प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कुछ कर सके, जो कि कंसिडर किया गया कमेटी या फिर बोर्ड के द्वारा। मतलब जनरल सेंस में अगर देखें तो मतलब किसी बच्चे के माता पिता या फिर आपके जो गार्जियन है वो उस लेवल के हैं जो कि अनफिट हैं, या फिर उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्ट कर सके या फिर बच्चे की भलाई कर सके उस सिचुएशन में। 6 बोलते हैं हु हैज़ नॉट हैव एनी पेरेंट्स, या फिर मतलब कि उसके कोई पेरेंट्स ही नहीं हो, या एंड हु नो वन इज़ विलिंग टू टेक केयर और हुज पेरेंट्स हैव अबैंडन्ड और सरेंडर्ड हिम। अब बात करता है आपका सरेंडर की, या तो कोई ऐसा है जिसके घर में कोई है नहीं, मतलब ऑर्फन की बात करता है। ऑर्फन की जो डेफिनेशन वहाँ पे दी गई है वो आपके 42 नंबर क्लोज के अंदर दी गई है, सेक्शन 2 के अंदर, कि ऑर्फन कौन होगा जिसके या तो बायोलॉजिकल कोई पेरेंट्स नहीं है, अडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं है, या फिर लीगल गार्जियन, तीनों ही नहीं हो। एक तो वो, या फिर उसके लीगल गार्जियन तो हैं लेकिन वो टेक केयर करने के लिए या फिर विलिंग नहीं है, या फिर वो कैपेबल ही नहीं है उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए, तो वो ऑर्फन की बात करता है। तो जिसके पेरेंट्स नहीं है वो ऑर्फन होगा, 42 क्लोज के अंदर बता रखा है, जाके आप एक बार पढ़ लेना, उनके रिगार्डिंग है। सरेंडर की बात करते हो तो सरेंडर के रिगार्डिंग जो डेफिनेशन दे रखी है वो आपकी बात करता है 60 नंबर क्लोज के अंदर। जो 60 है उसके अंदर दे रखी है कि ऐसा कोई बच्चा जिसको या तो उसके पेरेंट ने रिलिंग्विश कर दिया या फिर उसके गार्जियन ने उसको छोड़ दिया हो, कमेटी के सामने ले जाके छोड़ दिया कि हम इसको नहीं रखना चाहते, या फिर वो इस तरीके का कुछ डिफेंस ले रहे हैं कि हम फिजिकली, इमोशनली और सोशल फैक्टर की वजह से हम लोग से हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड सिचुएशन है जिसके अंदर इस बच्चे को रख नहीं सकते, तो 60 के अंदर उसको सरेंडर किया जाएगा उस कमेटी के सामने जो कि उसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके की क्लोज वहाँ पे बता रखी है। अब 7 आपका बोलते हैं हु इज़ मिसिंग और रन अवे चाइल्ड, ऐसा कोई भी बच्चा या तो खो गया हो कहीं पे, या फिर वो घर से भाग गया हो, या फिर जिसके पेरेंट्स whose parents cannot be found after making reasonable inquiry in such manner as may be prescribed। जिस तरीके से प्रिस्क्राइब कर रखा है उस तरीके से एक रीजनेबल इंक्वायरी करेगी वहाँ पे वो कमेटी, और वो वहाँ पे सर्च करेगी उसके पेरेंट्स वगैरह है कि नहीं है, तो नहीं होंगे तो फिर उनको कि आप बोल दोगे कि वो बच्चा जो है वो आपका नीड रखता है केयर और प्रोटेक्शन की। 7 के अंदर बोलते हैं कि ऐसा कोई बच्चा जो कि लाइकली टू बी अब्यूज्ड, टॉर्चर्ड और एक्सप्लॉइटेड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज और इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ के पर्पज से उस बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा हो या फिर उसको एक्सप्लॉइटेशन करा जाता हो, तो इस तरीके का वो बच्चा हो। या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो कि वल्नरेबल तरीके से मिले, या फिर इज़ लाइकली टू इंडक्टेड इनटू एनी ड्रग अब्यूज़ और ट्रैफिकिंग, मतलब ऐसा कोई बच्चा जिससे इस तरीके के काम कुछ करवाए जाते हो, तो वो सारे के सारे हैं। 10th में बात करता है कि हु इज़ बीइंग और लाइकली टू बी अब्यूज्ड और अनकंसाइनेबल गेन, मतलब अनरीजनेबल गेन के पर्पज से उस बच्चे को आप यूज़ करते हो, उसके रिगार्डिंग बात करता है। 11th बोलता है हु इज़ अ विक्टिम और अफेक्टेड बाय एनी आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या बोलता है कि आर्म में क्या कोई कन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से कोई बच्चा यहाँ पे अफेक्टेड है या फिर उसका कोई विक्टिम है, या फिर सिविल अनरेस्ट और नेचुरल कैलेमिटी, मतलब नेचुरल तरीके से कोई ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से बच्चे को कुछ हुई है, कोई इनकेपेबिलिटी आ गई, तो उस केस की बात करते हैं। सिविल अनरेस्ट होता है आपका कि किसी तरीके से मतलब कोई अशांति का होना, कोई राइट्स वगैरह हो गए हो, या फिर कोई भी अदर मतलब स्ट्राइक वगैरह होगी जिसकी वजह से किसी को विक्टिमाइज किया गया, तो वो सारे के सारे। और लास्ट आपका 12th है बोलता है हु इज़ एट द इमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज, मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो कि एज मेंटेन अभी तक उसने अटेन करी नहीं है शादी की, लेकिन फिर भी रिस्क है वहाँ पे कि उस बच्चे की बाय उसके ऊपर प्रेशर करके उसकी शादी कराई जा सकती है, तो इस तरीके का कोई बच्चा मिला हो। या फिर हुज पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, गार्जियन और एनी अदर पर्सन लाइकली टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोलेमनाइजेशन ऑफ सच मैरिज, या फिर ये सारे बंदे के बंदे जो आपके हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उसकी शादी करवाएं, जो कि एज रखते हों उनकी तो करवाएं, लेकिन जो बच्चा आपका यहाँ पे क्या है कि अटेन ही नहीं कर रहा, उससे पहले उसकी शादी करवाने का उस बच्चे को डर हो इन सब से, तो उसको भी यहाँ पे माना जाएगा कि वो बच्चा क्या है आपका चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के अंदर डाल दिया जाएगा। तो उस बच्चे को यहाँ पे डाल देंगे, कमेटी लेके जाएगी और उसको फिर रख लेंगे अपने पास। तो ये आपके जो मेन फोकल पॉइंट थे उस एक्ट के, जिसके अंदर आपके चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर ऑफ प्रोटेक्शन और आपका जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसके रिगार्डिंग आपकी ये कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो के अंदर जो आपका इस एक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि किस किस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डील करी गई हैं। तो ये जो आपका CNCP था, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उसके रिगार्डिंग आपके कुछ बच्चे क्या रहते हैं कि जनरल अगर देखें तो क्या कि कुछ बच्चे आपके लावारिस मिलेंगे, कुछ के पेरेंट्स ने उनको अबेंडन कर रखा है, कुछ लेबर में पकड़े गए हैं, कुछ भीख मांगते पकड़े गए, कुछ आपके बॉडीली और फिजिकली अनफिट मिले, मंदिर के बाहर मिले, हॉस्पिटल वगैरह में मिले, तो उन सब को यहाँ पे बोला गया है। उनके साथ डील करने वाली जो आपकी कमेटी है वो आपकी CWC बनी हुई है,
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिसको डील करा गया चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जिसके सेक्शन आपके 27 से 30 के अंदर बता रखे हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे डील करी गई। और उसका जो प्रोसीजर होगा CNCP की, उसके अंदर चैप्टर नंबर 6 आपका सेक्शन नंबर 31 से 38 के अंदर डील किया गया है। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये सारी आपको चीज़ें सारी डिटेल में बाद में भी पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे प्रोसीजर इन रिलेशन टू द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एक तो चीज़ ये होगी आपकी। उसके बाद ऊपर आपकी चीज़ बता रहा है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो आपकी उन बच्चों के लिए ही डील करवाती है। तो ये सारे के सारे आपके 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। थर्ड और फोर्थ जो आपको मैंने बताया था 2 पार्ट आपके रहते हैं, जिसके अंदर CLFA चाइल्ड लीगली फ्री फॉर द एडॉप्शन, और लास्ट आपका जिसके खिलाफ बच्चे के खिलाफ कोई ऑफेंस हो रखा वो उसको मैं अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर होने के बाद मैं आपको डिटेल में पर सेक्शन वहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मेरे को आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब आप घर पर बैठ के जुडिशरी की तैयारी करते हो, एनी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, तो वो भी सारी चीज़ आप मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि आपके साथ वाले जितने भी दोस्त वगैरह हैं जिन्होंने राजस्थान का फॉर्म रखा वो एक प्रॉपरली तरीके से तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।